स्ट्रोक के हवाले से या फालिज के बारे में। फालिज जो है वो बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है और दुनिया भर में लाखों लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इसकी पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन शामिल हैं जिनको अगर बर वक्त अगर इसको मैनेज ना किया जाए तो उनका फिर ज़िंदगी भर जो है वो मरीज़ उसका शिकार रहते हैं और डेफ़िनेटली फिर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मुतासिर होती है। सबसे पहले हम फालिज के बारे में जब जानना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि फालिज की कितनी अक़साम हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग फालिज की या स्ट्रोक की 3 अक़साम हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन है वो इस्कीमिक स्ट्रोक है और जो कि ऑलमोस्ट 85% केसेस जो है वो इस्कीमिक स्ट्रोक के होते हैं और उसको ब्लॉकेड स्ट्रोक भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये इसमें जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन की वो ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से दिमाग का दौरानी खून मुतासिर होता है और फिर ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता, जिस वजह से ये फालिज का अटैक आता है। फिर दूसरी किस्म हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक की है, यानी कि जो ब्लड वेसल है उसका फट जाना या उसका बस्ट हो जाना। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और इसमें अगर इसको बर वक्त तशख़ीस करके इसको मैनेज ना किया जाए तो ये इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, खुदा न खास्ता। इसलिए बेहतर है कि इसको न सिर्फ हमें स्ट्रोक के तमाम अलामात पता हों, बल्कि हमें इसकी कुछ हद तक जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है उसके बारे में भी मालूम हो, ताकि हम न सिर्फ मरीज़ की जान बचा सकें बल्कि उसे आने वाली पेचीदगियों से भी बचा सकें। फिर तीसरी टाइप जो है वो हमारे पास आती है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक की। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जो है वो नॉर्मली उसको मिनी स्ट्रोक भी कहा जाता है, यानी कि ये एक स्ट्रोक की माइल्डर फॉर्म है और इसमें पेशेंट तकरीबन 24 घंटों के अंदर ही रिकवर कर लेता है और अगर इसको तशख़ीस ना किया जाए और प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए तो ये लेटर ऑन फ्यूचर में जाके मरीज़ को मेजर स्ट्रोक भी हो सकता है। इसलिए इसके बारे में भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रोक को वो कौन से अवामिल है जो वो स्ट्रोक का बायस बनते हैं या जिनकी वजह से फालिज का अटैक आता है, तो थोड़ी सी हम बात इस पे भी कर लेते हैं। जनाब, अगर आपका शुगर या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है प्रॉपर्ली तो ऐसे मरीज़ों में स्ट्रोक हो जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया या जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है मरीज़ की, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो तो ये भी ऐसे मरीज़ों को भी स्ट्रोक जो है वो बहुत कॉमनली होता है। फिर उसके बाद जनाब जो हार्ट पेशेंट है, एट्रियल फिब्रिलेशन के, या वो मरीज़ जिनके दिल की धड़कन जो है वो डिस्टर्ब रहती है, ऐसे मरीज़ों में भी स्ट्रोक हो जाना बहुत कॉमन बात है। इस तरह से हम देखते हैं कि स्ट्रोक के जो स्मोकिंग है या ड्रग यूज़ है, जैसे अल्कोहल या शराब नोशी वगैरह है, वो इसका बहुत कॉमन कॉज़ है और कुछ मेडिसिन यानी कि कोकेन वगैरह जो है वो स्ट्रोक का बायस बन सकती हैं। और कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से की कैफियत में रहते हैं, इन लोगों में भी स्ट्रोक हो जाने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। तो जनाब, अगर स्ट्रोक हो जाता है तो पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाए और क्या अलामात हैं जो कि आप जिससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि मरीज़ को फालिज या स्ट्रोक हुआ है। तो ऐसे मरीज़ों में सबसे पहले अनकॉन्शियसनेस या बेहोशी की कैफियत जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद उनकी स्पीच डिस्टर्ब हो जाना या उनकी ज़बान में रुकनत आ जाना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और जो वीकनेस है, लिम्ब की वीकनेस है, टांगों या बाजों की जिस्म बेजान हो जाना, ये भी बहुत कॉमन टाइप है, एक कॉमन अलामत है स्ट्रोक की। और फिर उसके बाद जो है हाथ पैर सुन्न हो जाना, और ये तमाम अलामात जो है स्ट्रोक में मौजूद हो सकती हैं। तो जनाब, अगर आपको कोई ऐसा मरीज़ नज़र आता है जिसमें ये अलामात हों तो फिर आपको इमीडिएटली उसको स्ट्रोक की लाइन पे वेरीफाई करना चाहिए कि उसके जो हमारे दिमाग का सीटी स्कैन है या एमआरआई है वो बहुत कॉमनली प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को इमरजेंसी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। और इमरजेंसी मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है कि मरीज़ को बर वक्त जो है अस्पताल पहुंचाया जाए और उसको कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि हमारे पास थ्रोम्बोलिटिक्स होते हैं, यानी कि जो ब्लड के क्लॉट्स बनते हैं दिमाग के अंदर, उनको ब्रेक करने वाली या जो क्लॉट बस्टर ड्रग्स है वो दी जाती है मरीज़ को।
اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایسپرین ایک بہت کامن دوائی ہے جو تجویز کی جاتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے. تو یہ تمام مینجمنٹ جو ہے مریض کی جاتی ہے. اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جب پیشنٹ اسٹروک سے ریکور کر لیتا ہے تو اس کی ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ آتا ہے. ریہیبلیٹیشن میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو بیڈ ریڈن نہ کیا جائے بلکہ پیشنٹ جلد از جلد ریکور کر کے اپنی نارمل روٹین میں واپس آ جائے اور ایسی ڈیبلٹی نہ ہو, کوئی ایسی ڈسیبلٹی ڈیولپ نہ ہو جو کہ مریض کے لیے لیٹر آن جو ہے وہ مشکلات پیدا کرے. جس میں سب سے اہم جو آپ کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی پیشنٹ کو ہوش آئے تو آپ پیشنٹ کو موو کروائیں, موومنٹ کروائیں, اس کو جو ہے موبلائز کروائیں تاکہ مریض کا جو اسٹروک کے سمٹمس ہیں وہ ریلیف ہو سکیں اور اس کو بیڈ سورز نہ بنے اور پیشنٹ بیڈ ریڈن ہونے سے بچ سکے. پھر جناب پیشنٹ کی جب ریہیبلیٹیشن کی بات آتی ہے تو اس کو کچھ مینٹیننس میڈیسنس دی جاتی ہیں جس میں کولیسٹرول کم کرنے والی دوائیں ہیں, خون کو پتلا کرنے والی ادویات ہیں اور بلڈ پریشر کو اور شوگر کو کنٹرول کرنے والی ادویات ہیں. یہ مریض کو مزید ایسے اسٹروک کے اٹیک سے بچانے میں اہم مددگار ثابت ہوتی ہیں اور اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو یہ میڈیسنس مریض کو باقاعدگی سے استعمال کروانی چاہیے اور پھر اس کو ہلکی پھلکی ورزش جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہے تاکہ جو اس کے اکثر ہمارے پاس اسٹروک کے پیشنٹ جو ہے ان میں بیلنس کا ایشو ہوتا ہے یا وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتے اور وہ لڑکھڑا کے چلتے ہیں یا ان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. تو ایسے میں ان کو اسپیچ تھراپسٹ کی اور فزیو تھراپسٹ کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اور ان کو پھر ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم اسپیچ تھراپسٹ اور فزیو تھراپسٹ کے ساتھ مل کر ایسے اسٹروک کے پیشنٹ کی ریہیبلیٹیشن کا کام کرتی ہے. تو اس طرح سے ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے یا ایک ٹیم ورک کے تھرو آپ اسٹروک کے پیشنٹ کو مینیج کر سکتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف مریض کو فردر اس طرح اسٹروک کے یا فالج کے مزید اٹیک سے بچایا جا سکے بلکہ اس کو جو اس کی پیچیدگیاں ہیں, جو اسٹروک ہو جانے کی وجہ سے جو پیچیدگیاں مریض میں ڈیولپ ہوتی ہیں ان سے بھی بچایا جا سکے. تو آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میرا یہ سیشن پسند آیا ہوگا. اگر آپ کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو